वहाँ भी तू नजर नहीं आता, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, इस जमीन से आसमां तक, इस जमीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जो बुरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मुझसे नहीं छाप तिलक सब बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रेतवा, बल बल जाऊं। खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी कोई दो तीन मजले समाज पढ़ना है। पहले लगता था तुम ही दुनिया हो, तुम ही दुनिया हो, पहले लगता था तुम ही दुनिया हो, अब ये लगता है तुम भी दुनिया हो। वो एक मतलब और है कि इसरारे वफा पर
चुप रहना इसरारे वफा पर चुप रहना इनकार से बेहतर होता है। इसरारे वफा पर चुप रहना, इसरारे वफा पर चुप रहना इनकार से बेहतर होता है। दरवाजा भले ही बंद रहे दीवार से बेहतर होता है। क्या उम्दा शेर। इसरारे वफा पर चुप रहना इनकार से बेहतर होता है। दरवाजा भले ही बंद रहे दीवार से, क्या बात। दीवार से बेहतर होता है। एक मतलब दो मतलब और याद आ रहा है, इसके बाद दोबारा छोटी मोटी करूँगा। सुनिए कि इतना घाटा हुआ था मेले में, इतना घाटा हुआ था मेले में, इतना घाटा हुआ था मेले में, हमने रख ली दुकान अकेले में। इतना घाटा हुआ था मेले में, हमने रख ली दुकान अकेले में, क्यों पड़े इश्क के झमेले में, क्यों पड़े इश्क के झमेले में, अब तमाशा करो अकेले में। बड़ी खूबी थी, इम्तियाज़ था। और मेरे ख़्याल से आज भी मीर की शायरी को जब हम पढ़ते हैं तो वो जो जज्बात हैं, जिस तरीक़े से उन्होंने जज्बात को पेश किया है, उसको हम आसानी से समझ लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी एहतशाम साहब कर रहे थे। हो कि मीर साहब हमने दर्द व गम कितने जमा किए दीवान हुए। मीर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने ज़बान को जिस तरीक़े से, जिस सलीक़े से मैं ये कहूँ बरता है, वो मीर के हिस्से में ही आया। मीर की शायरी में एक और जो ज़बान की जो खूबसूरती है वो आप यूँ देखेंगे कि मीर ने कोई भी इत्तला शेर के ज़रिए नहीं दी, बल्कि जज्बात को पेश करने का काम किया शेर के ज़रिए। आप जब मीर के अशार सुनते हैं तो ज़बान की खूबसूरती आपको यूँ महसूस होगी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि एक कैफियत बयान कर रहे हैं, और उस कैफियत में मुश्तरका कैफियत शामिल होती है, मुश्तरका जज्बात शामिल होता है। ये मीर की खूबी थी। और मीर ने पता नहीं इतना मैं ये कहूँ कि कसीरुल जहाज शख्स था जिसने शायरी के तमाम फॉर्म को उन्होंने अपनाने की कोशिश की। मीर की मसनवी आप देखें, जहाँ मीर की मसनवी में जबकि जिस ज़माने में मीर मसनवी कह रहे थे, उस ज़माने में भी मसनवी सिर्फ फ़ारसी के लिए मखसूस थी, लेकिन मीर ने बल्कि ज़बान हिंद भी हम कहें या हिंदुस्तानी ज़बान जिसको हम कहते हैं, उर्दू ज़बान भी नहीं, उस ज़माने में उर्दू नाम भी नहीं था, बल्कि रेख्ता लोग इस्तेमाल करते थे। इसलिए हमेशा कहा गया है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो, या रेख्ता के हवाले से बहुत सारे अशार हैं। तो मीर ने अपनी ज़बान में हिंदुस्तानियत को अपनाया, हिंदुस्तानी मुश्तरका तहज़ीब को पेश किया। मीर के यहाँ सोमनाथ भी मिलेगा, मीर के यहाँ हिरम भी मिलेगा। आप अगर मीर की शायरी को आप देखें तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मीर ने उस ज़माने में जो शायरी की थी वो आज के ज़माने में उतनी ही अहम है जब हम मीर की शायरी को देखते हैं। आज जो शायरी हो रही है, आप मीर की ज़बान को देखिए और आज की शायरी की ज़बान को देखिए, आपको कहीं से फ़र्क नहीं लगेगा कि 18वीं सदी की शायरी है या आज की 21वीं सदी की शायरी है। कितनी खूबसूरत बात है। ये वही बिल्कुल अभी जो छाप तिलक सब छीनी हम सुन रहे थे कि 800 साल पहले अमीर खुसरो ने देख लिया कि गोरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस, अब इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन यह है कि शायर ने देख लिया था कि 800 साल बाद ज़बान जो है वो कहाँ जाएगी। बहरहाल आतिफ भाई, मैं चाहूँगा कि एक सवाल आपसे मेरा है। आप लखनऊ के हैं और हम सब जानते हैं कि मीर तकी मीर का आखिरी जो एक लंबा दौर रहा है वो लखनऊ में भी गुजरा है। तो जो वाबस्तगी मीर साहब की लखनऊ से है और लखनऊ की जो वाबस्तगी मीर साहब से है, यहाँ तमाम जो नवाबीन के साथ उनके ताल्लुकात रहे हैं, उन सब पर मैं चाहता हूँ कि एक आपकी तरफ से कुछ बातचीत आए तो अच्छा होगा। मीर ने खुद कहा था कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। क्या बात। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो यही रिवायत थी और यही बात थी। जैसे भी रेशमा साहिबा ने कहा कि इस बात को 300 साल हो गए, और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये बड़ी अजमत की बात है। और ख़ास तौर से हम लोग जो यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं और उससे बड़ी बात जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं,
लखनऊ जैसा शहर है, अदब का शहर है, और यहाँ पे इस तरह की महफिल सजी हुई है और मीर पे बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत अहमियत की हामिल है। अच्छा, अब जैसा कि अभिषेक भाई ने कहा, ये बड़ी लंबी गुफ्तगू है तो ज़्यादा वक्त इजाज़त नहीं देता है, लेकिन इस पर थोड़ी सी रोशनी ये डालना ज़रूरी है कि देखिए, जैसा कि बात शुरू हुई, आगरा से सफ़र शुरू हुआ, दिल्ली आए। अब सवाल ये है कि दिल्ली इन्होंने क्यों छोड़ा। दिल्ली इसलिए छोड़ा कि जैसे एहतशाम भाई ने इशारा किया कि उस वक़्त दिल्ली जो थी वो उजड़ रही थी, और ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का उजड़ना ही लखनऊ का बसना था। ये 18वीं सदी थी, मुगलिया सल्तनत अपने उस दौर में आ चुकी थी जब वो लड़खड़ा रही थी। उस वक़्त 1722 में अवध यहाँ पे बसा, और ये एक सिलसिला नवाबों का यहाँ शुरू हो गया। और ये जब आते हैं यहाँ पे, तो अहमद शाह अब्दाली का वो दौर था जहाँ पे दिल्ली को बहुत नुकसान हुआ, और उस दौर में मीर तकी मीर जो है वो लखनऊ आते हैं। यहाँ पे आसिफुद्दौला का वो दौर था जहाँ पे लखनऊ अपने उरूज पे आना शुरू हो गया था, और दरबार के साथ वाबस्तगी रही। ये उनके लिए आप कह सकते हैं कि एक बहुत ख़ास चीज़ थी। लेकिन मीर का जो मिजाज था वो बहुत ही मुख्तलिफ था, और दिल्ली की ज़बान और लखनऊ की ज़बान मुझे यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, दो दबिस्तान है, अलग दबिस्तान है, और बिल्कुल दोनों में अलग आपको सिलसिला मिलता है। दिल्ली का अलग सिलसिला है, लखनऊ का अलग सिलसिला है, और उसी में जब ज़बान का बहुत फ़र्क है, कल्चर का फ़र्क है, हर चीज़ का फ़र्क है। और जब यहाँ मीर आते हैं तो मीर जिसको कहते हैं, हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाए, और बड़ी उसमें कहानियाँ भी हैं, किस्से भी हैं, और बड़े जो आपने कहा ना नवाबों के दौर के साथ जो यहाँ पे लोग थे जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट नहीं हुआ उनका, और बड़ी मज़े की कहानियाँ भी हैं। शुरू में जब वो मुशायरों में जाते हैं तो लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं, तो उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए बेसिकली वो इज्जत मिली नहीं उनको। खैर, ये सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ता है, और फिर शायरी जैसे कि ज़बान, अभिषेक भाई ने भी इशारा किया कि मीर के यहाँ जो हम देखते हैं कि ज़बान वहाँ से बन रही है, जो बाद के शुराए कराम है वहाँ ज़बान बन चुकी थी, लेकिन मीर के यहाँ उसकी बुनियाद रखी जा रही है। तो इसकी वजह से मैं जो देखता हूँ, खुदाए सुखन जो रेशमा जी ने कहा, ये इस बात के लिए मीर को बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए। अच्छा, अब जो लखनऊ के हवाले से बात है, ये इसमें दोनों पहलू अभिषेक भाई, एक पहलू अच्छा भी है और एक पहलू बुरा भी है। अच्छा पहलू देखिए इसमें ये है कि लखनऊ को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पे अगर हम मरसिये की बात करते हैं तो अनीस और दबीर भी हैं, अगर हम मसनवी की बात करते हैं तो दयाशंकर नसीम भी हैं, अगर हम कसीदे की बात करते हैं तो यहाँ मिर्ज़ा रफ़ी सौदा भी हैं, और एक सिलसिला ये चलता चला जा रहा है, मतलब आतिश नासिफ और लेके, और मतलब ये मजाज तक आता है जिनको हम कीट्स ऑफ उर्दू पोइट्री कह रहे हैं, और आज भी ये सिलसिला जो है ये मौजूद है। और इसी कड़ी में, इसी फहरिस्त में मीर का नाम आता है, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, लखनऊ के लिए फ़ख्र की बात है कि खुदाए सुखन जो है वो लखनऊ आए, यहाँ पे रहे। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत अफसोस की बात है, वो यहाँ पे रहे, लेकिन लखनऊ की एक, मैं क्या कहूँ, मैं अल्फाज उस तरह का नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन लखनऊ के उस पर यह दाग है, क्योंकि यहाँ इनका जब इंतकाल होता है और इनकी जो मज़ार थी हम उसको बचा नहीं पाए, उसकी कोई भी निशानी यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन में मेरे पास उर्दू थी, मैंने पढ़ा उस वक़्त, और उसके बाद लखनऊ से ताल्लुक़ था, तो इस पर मैंने ज़ाती तौर पे ख़ुद बहुत रिसर्च की, और पुरानी जितनी किताबों से मिले, आर्टिकल्स में मिले, मैं लोगों से मिला, और उस जगह तक पहुंचा कि शायद कुछ निशानी आज मिल जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब कुछ वक्त के बाद आप रिसर्च करते हैं तो शायद कुछ मिल जाता है। तो मैं आपको, क्योंकि लखनऊ, अहले लखनऊ यहाँ मौजूद है, मैं आपको बताऊँ, जब आप मेडिकल कॉलेज से वो रोड सिटी स्टेशन की तरफ आती है, एक ढलान जो है, जो छत्ता है, छत्ता आप जैसे ही पार करते हैं, राइट साइड का जो एरिया है वो कहलाता था अखाड़ा भीड़, वहाँ पे इनकी मज़ार हुआ करती थी, और मेरे पास उसकी तस्वीरें तक मौजूद हैं, और जैसा कि किताबों में मिलता है कि आज़ादी के बाद तक वो मज़ार वहाँ मौजूद थी, बाकायदा उसकी तस्वीरें हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कंस्ट्रक्शन होता गया, मकान, दुकान और मस्जिद और सब बन गया वहाँ पे, और अब उसका कुछ भी निशान मौजूद नहीं है। मैंने खुद जाके कई बार हर तरफ से देखा, कुछ में ये मिलता है कि रेलवे लाइन बिछ गई जिसकी वजह से हुआ, लेकिन वो बात सही नहीं है। आमतौर पे आपको यही मिलेगा कि रेलवे लाइन की वजह से जो है वो मज़ार चली गई, लेकिन रेलवे लाइन थोड़ी सी जो दूर है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको कोई भी निशानी मिलेगी नहीं। तो ये मैंने कहा कि ये एक बुरा पहलू भी है लखनऊ के ऊपर, मेरे हिसाब से ये एक दाग है कि हम इतने बड़े शायर को जिसकी हम बात कर रहे हैं, और खुदाए सुखन का जिसको हमने लक़ब दिया, और उसकी हम मज़ार नहीं बचा पाए। तो ये एक इशारा भी था कि आज़ादी के बाद जिस तरह से ज़बानों का ज़वाल हो रहा है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, और जो भी इस तरह की ज़बानें हों, हमें ये सीखने की भी ज़रूरत है कि हमें अपनी इस विरासत को जो है वो बचाना भी चाहिए। तो इस तरह से खैर ये सिलसिला चला, और उनकी शायरी में आपको तमाम जगह लखनऊ का भी जिक्र मिलेगा, दिल्ली का भी जिक्र मिलेगा, और आखिरी वक्त उनका बहुत अच्छा नहीं गया है। और खैर बहरहाल इस पर बात और भी हो सकती है, लेकिन आपने क्योंकि लखनऊ के हवाले से कहा तो मैं बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ।
लखनऊ के सिलसिले में जब मीर लखनऊ आए थे तो एक सराय में ठहरे थे और मीर का हुलिया, उनका लिबास देख के लखनऊ बड़ी मुश्किल से किसी को खातिर में लाता है। तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया और मीर को कुछ कहा तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत कथा कहा था, आप लहजा कीजिए। क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, यानी हमारा रहन सहन, हमारे हालात क्या पूछते हो। क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, यानी सिलेक्टेड सिटी था, जाहिर सी बात है राजधानी। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, बसते थे मुंतखब ही जहाँ रोजगार के। ज़माने के बहुत मुंतखब, बहुत क्या सिलेक्टेड लोग वहाँ बसते थे। बसते थे मुंतखब ही जहाँ रोजगार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। जिसको फलक आसमान, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। ये है मीर। लेकिन एक